ढंगी नहीं मोहब्बत से किसी का दिल कभी नहीं जीता जा सकता। इसलिए जब मैं दोबारा अपनी 12वीं की जिंदगी में लौटा तो मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। यहाँ तक कि सुयुए मेरे ही क्लास में थी, फिर भी मैंने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। लेकिन सुयुए को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे पूरा यकीन था कि मैं सिर्फ उसी के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आखिरी मॉक टेस्ट में मैंने पूरे ग्रेड में टॉप 10 में जगह बना ली। मतलब मेरे सपनों की छिंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आधा रास्ता तय हो चुका था। उस शाम स्कूल की छुट्टी के बाद सुयुए ने मेरा रिजल्ट देखा और पूरे आत्मविश्वास से मेरे लिए कांग यूनिवर्सिटी का आवेदन फॉर्म भर दिया। उसने रास्ता रोक लिया। मैंने बैग की पट्टी ठीक की और उसे नजरअंदाज करके निकलने ही वाला था कि उसने वो कागज मेरे हाथ में थमा दिया। ये दृश्य पिछले जन्म जैसा ही था। जब भी मैं उसकी बेरुखी से टूटने लगता वो ऐसे ही मुझे थोड़ी सी उम्मीद देती और फिर मैं दोबारा उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता। करीब आधा साल हो गया था, मेरी उस लड़की से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन किस्मत का पहिया फिर भी उसी दिशा में घूम रहा था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन सुयुए मैं अब कांग यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। मैंने सिर झुकाया और उसके हाथ का फॉर्म वहीं फाड़ दिया। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कट टू गांव का एग्जाम खत्म होने के बाद मैं सोफे पर चिप्स का पैकेट लेकर बैठा था और टीवी ड्रामा बड़े मजे से देख रहा था। वांग जिंगचेंग, तेरे कॉलेज एप्लीकेशन का रिजल्ट आया क्या? आज रिजल्ट आने वाला था। मम्मी पापा मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रहे थे। घर आते ही पूछताछ शुरू कर दी। मेरी बड़ी बहन वांग शुहान, उसका प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट विदेश में प्रतियोगिता के लिए चुना गया था क्योंकि उसे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना था। इसलिए इन दिनों घर का पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर था। अभी तक चेक नहीं किया, थोड़ी देर बाद देखूंगा। सर्वर क्रैश हो गया। घर में सबसे शांत इंसान मैं ही था। मैं टीवी देखते हुए कभी हंस रहा था तो कभी भावुक होकर रो पड़ता। मम्मी पापा कपड़े बदलकर मेरे पास आकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मुझसे कुछ कहना हो। मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया और टीवी की आवाज कम कर दी। क्या हुआ? मैंने देखा दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अभी अचानक मुझे पिछला जन्म याद आ गया। उसी समय कुछ दिनों तक वो दोनों हमेशा उदास रहते थे। पापा ने तो दोबारा सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ सुयुए और कांग यूनिवर्सिटी में खोया हुआ था। मैंने कभी उनके चेहरे ध्यान से देखे ही नहीं। क्या कंपनी में कोई दिक्कत है? सोचने पर यही एक वजह समझ आई। वो जिंगचेंग पापा को हिचकिचाते हुए बोले, तुम्हारी क्लास में कोई सुनाम की लड़की है ना, सुब्रुप वाली, वही अमीर घर की बेटी, आप बच्चे से ये सब क्यों कह रहे हैं? मम्मी ने तुरंत पापा की पीठ पर हाथ मारा जैसे उन्हें आगे बोलने से रोक रही हूं। मैं गंभीर हो गया। ऊंचे समाज में लोगों के दर्जे साफ बटे होते हैं। हम जैसे परिवार जिनके बच्चे जिनशी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे लोग वहां बहुत थे, लेकिन सु परिवार अलग था। वो लोग उस समाज की सबसे ऊंची छोटी पर खड़े थे, इसलिए सब लोग सुयुए को सु मैडम कहकर बुलाते थे। मैंने धीरे से पूछा, सुयुए, हमारे परिवार का उनसे क्या लेना देना? कुछ नहीं, तेरे पापा बस बेकार की बातें कर रहे हैं। मम्मी ने जल्दी से बात काट दी। तुझे आज दोपहर युवानों से मिलना नहीं था? जा जल्दी, अगर पैसे कम हो तो मैं भेज दूंगी। उन्होंने पापा की बांह खींची और मुझे ऊपर भेजने लगी, लेकिन वो दोनों फिर कमरे में लौट गए। मैं उलझन में पड़ गया। गांव खत्म होने वाले दिन मैंने अपने फोन से सुयुए से जुड़ी हर चीज डिलीट कर दी थी। तो आखिर क्या चल रहा था? हमारा परिवार तो बस स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की छोटी कंपनी चलाता था। फिर सु परिवार से हमारा क्या संबंध हो सकता है? तभी ट्रिंग ट्रिंग फोन की घंटी बजी। मैं लगभग फोन गिरा ही बैठा। कॉल थी मेरे दोस्त झेंग युआनवो की। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था जैसे वो रोने वाला हो। भाई, मैं अभी मॉल पहुंचा हूं और यहाँ सुयुए अपने पूरे ग्रुप के साथ खड़ी है। सब मुझे घेर कर खड़े हैं और तुझे कॉल करने को बोल रहे हैं। झेंग भाई, तू कहां है? उसकी आवाज अजीब लग रही थी। मैंने सोचा शायद इसलिए क्योंकि मैं लेट हो रहा था। बस निकल रहा हूं, 10 मिनट। मैंने कॉल काटी, बैग उठाया और जल्दी से नीचे भागा। लेकिन तभी मैंने मम्मी पापा की बातचीत सुन ली। तुमने झिंगचेंग को ये सब क्यों बताया? वो बड़ी मुश्किल से उस परिवार की लड़की को भूल पाया। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मेहनती और समझदार हो गया और वैसे भी वो अभी बच्चा है। कंपनी की परेशानी में वो क्या कर ले? पापा ने गहरी सांस ली। लेकिन पेमेंट अभी तक वापस नहीं आया। कंपनी की फंडिंग लगभग खत्म होने वाली है। अगर इस बार वांग होटल का टेंडर नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहते हुए पापा लगातार सिगरेट की कश लेने लगे, जबकि उन्होंने बहुत साल पहले धूम्रपान छोड़ दिया था। मैं चुपचाप पीछे हट गया। तो हमारे परिवार की हालत इतनी पहले से खराब थी, फिर भी पिछले जन्म में उन्होंने मुझे विदेश पढ़ने भेजा था। अभी फोन दोबारा बजा, लेकिन इस बार एक गुस्से से भरी लड़की की आवाज आई। वांग जिंगचेंग, आखिर कब तक मुझसे भागता रहेगा तू? गांव खत्म होने वाले दिन के बाद सुयुए मुझसे संपर्क नहीं कर पा रही थी। ना कॉल ना मैसेज, यहाँ तक कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं था। आधे महीने तक उसके सारे कॉल ब्लॉक रहे। सिर्फ वही नहीं, मैंने उसके दोस्तों तक के नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिए थे। फोन की दूसरी तरफ सुयुए की सांसें भारी हो रही थी। वांग जिंगचेंग, तू सच में मुझे इग्नोर कर रहा है? मैं कुछ